हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी सही होंगे। चलिए आज हम लोग 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं जो कि आपको डिफरेंट एग्ज़ाम में काम आ सकता है। आप यूपीएससी में भी इससे काम कर सकते हो, फिर इसी तरह आप इससे सीपीएफ में, सीएपीएफ की जो एग्ज़ाम होती है उसमें, सीडीएस के एग्ज़ाम में, फिर अन्य राज्यों के एग्ज़ाम में, कंपटीशन में काम आ सकता है। तो चलिए इसको हम डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, उनमें से उनमें से कौन सी प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं है? अब पूंजी क्या होती है? पूंजी क्या होती है? पूंजी होती है कि अगर हम किसी धन को या किसी संसाधन को किसी व्यापार में या कहीं पे लगा के उससे हम कुछ आय प्राप्त कर सके या कुछ उससे नया कुछ प्राप्त कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। जैसे अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक, उसको हम कुछ किसी बिजनेस में लगा के इससे 1,10,000 या 1,20,000 बनाते हैं, तो क्या हो जाता है? ये हमारा पूंजी हो जाता है। तो प्राकृतिक पूंजी। और अगर मान लो ये 1 लाख रुपए आप अपने पर्स में रखे रहते हो और उसको कहीं खर्च नहीं करते हो या उससे कुछ आप बेनिफिट नहीं कमा रहे हो, तो वो पूंजी नहीं कहलाएगी, ठीक। लेकिन अगर हम उससे क्या कर रहे हैं, कुछ उसको व्यापार में लगा के या कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे आय जो प्राप्त होगी तो उसको क्या बोलेंगे? पूंजी। अब प्रकृति ने हमें भी बहुत सारे पूंजी दे रखी है, जैसे वन। वन से हम क्या कर सकते हैं? फल प्राप्त करते हैं, जलावन प्राप्त करते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, कई औषधि मिलती है। तो ये क्या है? चूँकि ये बहुत सारा काम हम कर सकते हैं वन से, तो इसलिए ये क्या प्राकृतिक पूंजी में गिनती आएगी। दूसरा जल। जल भी तो हम पीते ही है। जल से और भी कई काम करा जा सकता है, जैसे हम क्या करते हैं? कपड़ा साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, फिर इसका जल का क्या बर्फ बनाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं ना। तो जल भी प्राकृतिक पूंजी है। उसके साथ खनिज। खनिज भी प्रकृति से ही हमें मिलती है, खनिज का भी हम उपयोग करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, ठीक। तो और डिफरेंट चीज़ बनाने में, तो ये भी प्राकृतिक पूंजी है। सड़क। सड़क भी एक पूंजी ही है, क्योंकि हमने इसे बनाया है ताकि हमारी गाड़ियाँ चल सके, यानी हमारा बिजनेस चल सके। लेकिन ये क्या है? क्योंकि इसे लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बनाया, इसलिए प्राकृतिक नहीं है। ये क्या है? भौतिक पूंजी में आ सकती है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये हुआ। सड़क क्या है? प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि निम्न में से कौन सा स्वपोषी या ऑटोग्राफ नहीं होगा, ऑटोट्रॉप होगा। ऑटोट्रॉप बोलते इसको, ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक ना। स्वपोषी। जो स्वपोषी किसको बोलते हैं? जो खुद का खाना बना सके। स्वपोषी किसको बोलते हैं? जो खुद का खाना बना सकता है उसको स्वपोषी बोलते हैं। तो आम का पौधा जानते हैं हम, सारे हरे पौधे, और जिसके पास क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल के सहायता से खाना बनाया जाता है। तो क्या होगा? आम का पौधा खुद खाना बनाता है, क्योंकि पौधा है तो खाना बनाएगा ही। तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक ना। तो इसके पास भी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक ना। तो ये भी खाना, इसके पास क्लोरोफिल होता है तो ये भी खाना बना सकता है। इक्लोरोटिक। इक्लोरोटिक क्या होता है? समुद्री घोंघा। समुद्री घोंघा, इसको काट लो आप। समुद्री घोंघा होता है। ये क्या करता है? वहीं पे मौजूद शैवाल, शैवाल या एल्गी से क्लोरोफिल, एल्गी से क्लोरोफिल लेता है और अपना खाना बना सकता है। ये भी खाना बना सकता है। तो इसमें से तीनों का तीनों खाना बना सकता है। देखो, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं जिसको, इसके पास खुद का क्लोरोफिल होता है तो ये खाना बना ही सकता है। इक्लोरोटिक, ये अपने पास से शैवाल से ले लेता है और उसके क्लोरोफिल से खाना बनाता है। तो आम का पौधा है ही ये स्वपोषी अपने आप में। तो ये तीनों का तीनों क्या है? स्वपोषी है या ऑटोट्रॉप्स है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वेवलेंथ प्रकाश संश्लेषित प्रक्रिया, यानी फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कहलाता है, ठीक ना, को दर्शाता है। तो देखो, ये होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक। 400 से 700 नैनोमीटर,
ये विजिबल होता है, विजिबल लाइट बोलते हैं इसको, जिसको हमारी आंखें देख सकती है, विजिबल लाइट। ठीक, तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसके इधर वाले को क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड, IR। ठीक ना। 400 से 700, 400 से कम वाला को क्या बोलेंगे? यूवी रेज, और 700 के बाद वाला को इंफ्रारेड। ठीक ना। तो इस सिर्फ 400 से 700 के बीच वाले जो नैनोमीटर के बीच में होगा उसी को हम देख सकते हैं, जिसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं। और ये जो होता है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, ये क्या होता है? 400 से 700 ही होता है। तो आप देख लो 400 से 700 के बीच में कौन सा ऑप्शन है? ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है हमारा 420 से 650 नैनोमीटर। तो यही हो जाएगा C नंबर आंसर इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता जो कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपको 24 सितंबर 1932 को। ठीक ना। अब ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था इसमें? तो इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया जाए। देखो, ब्रिटिश हम में क्या करते थे? ब्रिटिश का राज करने का तरीका था फूट डालो और राज करो। ठीक, तो उन्होंने 1909 में क्या किया था? मुस्लिम पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया था, मुस्लिम पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया था। इसके बाद 1919 के एक्ट में क्या किया था? 1919 के एक्ट में इसी तरह हम लोगों से सिख और ईसाई के लिए भी अलग सा व्यवस्था कर दिया था पृथक निर्वाचन का। अब इन्होंने क्या किया था? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम थे, कौन तभी? ब्रिटिश पीएम थे आपको रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? एक ऐसा एक्ट लाया था जिसके अकॉर्डिंग, इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। इस एक्ट को क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड। इसके तहत क्या किया था? उन्होंने बोला था कि अब जो हिंदू में से जो दलित वर्ग के लोग हैं, हिंदू में से दलित वर्ग, ठीक ना, उनके लिए भी अब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। ये कब हुआ था? 24 ये कब एक्ट पारित हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। कि अब क्या किया गया था कि हिंदू में जो दलित हैं, दलित वर्ग, उनके लिए भी अब क्या होगा? विशेष पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इससे क्या हुआ कि अब हिंदू लोग क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सबको बांट दे रहा था ना, तब हिंदू भी अलग हो गया, उसमें से दलित लोग अलग हो जाता इस, अगर ये एक्ट को मान लिया जाता तो गांधी जी को खराब लगा। खराब क्या लगा? उनको लगा कि यार सब अलग अलग हो जाएंगे, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ेंगे, तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ हम इकट्ठा युद्ध कैसे करेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे उसका विरोध। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आमरण अनशन पे बैठ के इस बात से, चूंकि तभी दलितों के नेता कौन थे? तभी दलितों के नेता थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बोला था हाँ सही है ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड का निर्णय है कम्युनल अवार्ड का, कि दलितों को अलग किया जाए, वो सही है। तो अब दिक्कत हो रहा था कि अब यार युद्ध कैसे लड़ा जाएगा पूरा अंग्रेजों के खिलाफ। तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। तभी सभी नेताओं ने भीमराव अंबेडकर को मनाया कि चलो आप गांधी जी से बात कर लो। तो फिर गांधी जी से बात हुई कब जाके? 24 सितंबर 1932 को। इसी बातचीत को क्या बोला जाता है? पूना समझौता। इस समझौते में अंबेडकर जी ने मान लिया कि अच्छा ये एक्ट को हम नहीं मानेंगे, इसका विरोध करेंगे हम भी, और इस एक्ट को वापस लेने के लिए बोलेंगे अंग्रेजों को। और इसके जवाब में गांधी जी ने बोला कि अब से क्या होगा? हरिजनों के लिए या दलितों के लिए अलग सा मतलब सीट रिजर्व किया जाएगा। ठीक ना, कि हाँ इतना सीट पे दलित ही लड़ेंगे, लेकिन उसमें इलेक्शन में क्या होगा? वोट सभी डालेंगे, सभी उनको वोट डाल सकते थे, जितने भी हिंदू हैं सभी उसको वोट डाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ खरा कौन होगा? कुछ सीटों पे, मान लो 100 सीट है तो 100 में से 20 रिजर्व कर दिए कि इस पे हरिजन ही होगा, ताकि उनको प्रतिनिधित्व मिल सके, दलित वर्ग के ही नेता खड़े होंगे। लेकिन उसको इलेक्शन में वोट सभी डाल सकते थे। तो पृथक निर्वाचन अब नहीं रहा। तो यही था पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कर सकता है? तो ये हो जाएगा 164 के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही है? पहला है स्टेटमेंट, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानते थे। बिल्कुल सही कथन है ये, तो 1 नंबर सही है। दोनों ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए दोनों को क्या बोला जाता था? नास्तिक धर्म में गिनती की जाती है दोनों को, ठीक ना, नास्तिक धर्म में माना जाता है। इन दोनों के अनुसार ईश्वर नहीं थे। और नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट कि दोनों कर्मवाद तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये भी सही है। दोनों कर्मवाद में दोनों का कहना था कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा नेक्स्ट टाइम, अगर अच्छा बहुत ही अच्छा कर्म हो गया तो मोक्ष मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ताकि लोग क्या हो, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो। नहीं तो पता चला यार एक ही जन्म है तो जो मन हुआ सो कर लिए, तो ऐसा बात नहीं था। अगर अच्छे कर्म करोगे तो इस बार झोपड़पट्टी में जन्म लिए हो तो नेक्स्ट टाइम अंबानी के यहाँ जन्म ले सकते हो, तो यही बात है। अब इसमें क्या है तीसरा स्टेटमेंट, दोनों धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे? नहीं, दोनों नहीं। सिर्फ जैन धर्म क्या करता था? जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी था, वो आत्मा में विश्वास नहीं करता था, तो सिर्फ जैन धर्म करता था। दोनों के निर्वाण प्राप्ति के, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दोनों के निर्वाण प्राप्ति के साधन समान थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैन धर्म का अलग था, इसका अलग था। जैन धर्म थोड़ा सोचता था क्या करो कि उपवास रखो, उपवास कर करके ही मोक्ष प्राप्ति कर लो, या फिर आप क्या करो, फिर कठिन परिश्रम करो, आप कठिन एक पैर पे खड़े रह जाओ पूरा का पूरा दिन रात, इसी में आपको हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन बौद्ध धर्म का क्या था कि मीडियम मार्ग, यानी कि मध्यम मार्ग को अपनाते थे, उस तरह कर करके आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो हमने देखा कि आप पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तो सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि इसी में पहला और दूसरा हमारा स्टेटमेंट सही है, जबकि और सब नहीं सही है। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं? तो ये हो जाएगा 143। ठीक ना, तो बी नंबर हो जाएगा 143। अब ये सलाह चाहे तो दे भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक ना, ऐसा है सुप्रीम कोर्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन संसदीय समितियों पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में असत्य है, मतलब गलत है? ठीक ना, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? 1952 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन वित्त मंत्री, ये सही है, ये तो सही है कि तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई के अकॉर्डिंग ही प्राक्कलन समिति की गठन हुई थी। लेकिन ये जो 1952 है, ये 1952 नहीं होके क्या हो जाएगा? 1950। ठीक ना, 1950 में हुई थी, ना कि इसकी 1952 में। तो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है? लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य। ठीक है, प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होते हैं? 30 सदस्य प्राक्कलन समिति ये जो है। ठीक ना, इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही हो सकते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, और इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं हो सकता है। ठीक, इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं हो सकता है। साथ में क्या है कि इसमें जो भी 30 सदस्य हैं सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं, और इसका क्या है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो इसके अध्यक्ष को, जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष होते हैं उसको मनोनीत करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं में से। ठीक, ये भी सही है और ये भी सही है, सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक, तो ये दोनों कथन सही है। तो इतने क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ रेस्ट क्वेश्चन करने की। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एनालिसिस। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दो आप भाई, इस वीडियो को लाइक करना, और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, और सब्सक्राइब कर लो।